हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं आज आपसे मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे इन्वेस्टर से जो कि मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई करने में माहिर है। इन्होंने बोरोसिल रिन्यूएबल्स जैसी कंपनियों में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स पाया है। दोस्तों, चलिए मिलते हैं कपिल आहूजा जी से और समझते हैं कैसे ये इन हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसी कंपनियों में वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए मिलते हैं कपिल आहूजा जी से। कपिल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे स्टॉक टॉक्स में। थैंक यू विष्णु जी, आपने मौका दिया हमें हमारे व्यूज जाहिर करने के लिए। थैंक यू कपिल जी। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कपिल जी, हमारे दर्शकों आपके बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें। मैंने जो ग्रेजुएशन करी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम में करी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी टेक्सटाइल्स में रही है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड टेक्सटाइल्स में ही रहा है और आज भी हम एक्टिवली टेक्सटाइल्स में भी इन्वॉल्व हैं। पर अपना पैशन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स ही रहा है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हमारा एक अप्रोच रहता है। ओके, सो आपने खुद स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट या आपके फैमिली में इन्वेस्टमेंट से पहले से प्रथा है या चले आ रही है? कैसे कैसे आपने शुरुआत किया इन्वेस्टमेंट? मेरे फादर 1980 से ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और उनका ही इज एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और उन्हीं से हम प्रेरणा लेके आज थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लर्निंग्स आप शेयर करना चाहेंगे जो आपने पिताजी से सीखा है और आप आज भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो शायद हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। उन्होंने हमारे को कॉलेज टाइम पे ही 4 चीजें बताई थी कि एक 4 गोल्डन रूल्स हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए जो आपको हमेशा गांठ मार बांध के चलना है। फर्स्ट है नॉलेज। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। जिस इंडस्ट्री, जिस सेक्टर, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी आप पूरी फंडामेंटल नॉलेज गेन कीजिए। उतनी नॉलेज गेन कीजिए जितनी मार्केट को भी अभी नहीं पता है, क्योंकि अगर मार्केट को पता होती है तो वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता है। करेक्ट, सही। दूसरा टेक्निकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि आपको कब उस स्टॉक में एंटर करना है। आप स्टडी तो 100-150 कंपनियां कर रहे हैं, लेकिन मेरा अप्रोच तो कंसंट्रेटेड ही रहता है, 10-15 कंपनियों में ही रहता है। तो आपको एक टाइमिंग भी देखना है कि आपको कब एंटर करना है, क्या स्पेशल सिचुएशन आ रही है, या फिर जैसे आज मार्केट डाउन है, आपकी स्टडी पूरी अच्छी है तो आप उसमें एलोकेट या एड ऑन कर सकते हैं उन स्टॉक्स में। दूसरा है विजन। विजन उनके हिसाब से इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर एंड इट इज नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन। ओके, क्योंकि आप एजुकेट होंगे तो एक सेक्टर में होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें आपको हर इतने सेक्टर्स नए भी आ रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव आ रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, डिफेंस सेक्टर आज इतना अच्छा हमारा जा रहा है। तो हर चीज की तो आप सेक्टर माहिर नहीं हो सकते। तो आपको रीडिंग, कॉन्स्टेंटली रीडिंग करनी है और आपको अवेयर रहना है मार्केट सिचुएशन से और मार्केट की डिस्ट्रप्शन से। तीसरा है कैपिटल। अब आपके पास नॉलेज तो पूरी है, स्टडी कर रहे हैं, विजन आपने एक डेवलप कर दी है, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है उस को इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आपका सब रिसर्च बेकार है। तो एक डिसेंट अमाउंट आपको एलोकेट करना ही है ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल पाए। और चौथा है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए, क्योंकि मार्केट ऑपरेटर हर कोशिश करेगा कि आपको बाहर करे, या लॉस पे करे या छोटे से प्रॉफिट देके आपको बाहर करे। तो आपके पास पेशेंस पूरी होनी चाहिए। वॉरेन बफे सर भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, एंड टाइम इज द बिगेस्ट friend of the great company and the enemy of a bad company or a mediocre company. A bad company, mediocre company meaning कि जिनकी ROC सिंगल डिजिट में है, और गुड कंपनी जिनकी ROC ही डबल डिजिट्स में है, 20% है, लेकिन कंसिस्टेंटली है 10-20 साल से। आप बजाज फाइनेंस देख लीजिए, इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए, हेवेल्स ने, दीपक नाइट्राइट ने, सैकड़ों कंपनियां ऐसी। तो वो इसीलिए दिए क्योंकि उनकी अंडरलाइंग ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग रही है। उन्होंने ROC ही और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी जो उन्होंने बाद में भी इन्वेस्ट किया वो 20% से कंपाउंड हुआ है। तो उसी से आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न आती है और कंपनी एक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और आपको डिसेंट रिटर्न्स बना के देके जाती है, चाहे आपने इन्वेस्ट कभी भी किया हो।
करेक्ट, बीच में। सही है। पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज का मार्केट में। हम अब इन्वेस्टर्स का पेशेंस ही चेक हो रहा है कि कौन कितना जो पेशेंस रखेंगे ये पीरियड को निकाल पाएंगे। तो आपने अभी बात बात में कहा कि आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट रहते हो? और अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि एक स्टॉक्स में बहुत अच्छा एलोकेशन रहता है, तो क्या कन्विक्शन, किस बेसिस पे आप इतना कन्विक्शन जुगाड़ कर पाते कि उसमें इतना ज्यादा पैसा ये कुछ स्टॉक्स में लगा पाते हैं? जब हम कंपनी स्टडी करते हैं, हम कोशिश करते हैं मैनेजमेंट से भी मिलें, अच्छा, उनके कंपटीटर्स से भी मिलें, उनके सप्लायर से भी मिलें, एम्प्लॉयज से भी मिलें, तो उससे हमारे को कन्विक्शन डेवलप होता है। और उस सेक्टर की स्टडी तो हमने पहले से की होती है, करेक्ट। तो फिर हमारे को कन्विक्शन धीरे धीरे डेवलप, और एकदम से हम नहीं एलोकेट करते, इट टेक्स टाइम। एंड दीज टाइम्स आर द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट, जिसमें बियर मार्केट टाइम्स हैं तो आराम से आप एलोकेट कर सकते हैं। बुल मार्केट्स में तो आप आज खरीदेंगे, अगले दिन फिर 10% बढ़ जाता है, फिर तीसरे दिन फिर 5% बढ़ जाता है। आप टाटा एलेक्सी देखिए, बहुत अच्छी कंपनी थी, तो 700 रुपए में तो कोई नहीं ले रहा था, आज 9500 रुपए में जब पहुंचा तो सब टाटा एलेक्सी कर रहे हैं। तो जो टाइम था वो 700 से 1000 रुपए में ही टाइम था, जहां आपको एक डिसेंट क्वांटिटी भी मिलती है। अब आपके पास पूंजी 10 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की पूंजी है, 9500 रुपए में कितने शेयर्स आप ले पाएंगे, अकोमुलेट कर पाएंगे? करेक्ट। किसी ने सही कहा है कि बुल मार्केट की गलतियां बियर मार्केट में ही पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप हमें हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करें, क्या कौन से कोई ऐसे सेक्टर्स जिसको आपने पिछले 2-3 साल में बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया और उसमें इन्वेस्ट किया और क्यों किया, तो शायद हमारे दर्शकों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि हिडन अपॉर्चुनिटीज कैसे निकालते हैं, उन्हें भी एक आगे जब मौका मिले तो वो शायद निकाल पाए। 2020 में मैंने इन्वेस्ट किया था वुड पैनल इंडस्ट्री में। वुड पैनल, एक वुड एक माइक्रो सेक्टर है। ओके। तो लोग ज्यादातर माइक्रो सेक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, फाइनेंशियल, आईटी इनमें रहते हैं, बट एक वुड पैनल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा था, एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आ रहा था। आज इंडिया में जो हमारा फर्नीचर मार्केट है वो प्लाईवुड पे है। 70% हम इसे 80% प्लाईवुड ही चलता है फर्नीचर में। आप जाएंगे किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में तो वहां पे सबको वही मिलता था। लेकिन आज MDF में मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो आ गया है उसमें सिर्फ 30% था, जबकि दुनिया में 80% ऑफ फर्नीचर इज मेड ऑफ MDF। अच्छा। तो हमने इस चीज को देखा, आइडेंटिफाई किया, देखा कि इंपोर्ट भी काफी हो रहा है। और अब जो मिलेनियल्स हैं दे वांट चीप फर्नीचर, ड्यूरेबल एज वेल एज चीप। मतलब किसी को 100 साल बेड नहीं चलाना, नहीं 10-12 साल में दे नीड चीज। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली जो हमारा इंटीरियर्स होता है शोरूम्स में, ऑफिसेज में, दे आल्सो नीड चेंज। तो MDF वाज बिग। MDF में एक हमारे को एक बहुत अच्छी स्टोरी बनती देखी हमने, और हमारे को फिर धीरे धीरे कन्विक्शन भी डेवलप हुआ। जब बड़े, और सबसे बड़ी बात है MDF सेक्टर में सिर्फ 4-5 ऑर्गेनाइज्ड ही प्लेयर थे, जबकि जो अपना प्लाईवुड है इसमें सैकड़ों कंपटीटर्स हैं। उस हिसाब से फिर उनके मार्जिन भी सिंगल डिजिट ही रहते हैं और बहुत ही कम्पिटिटिव एक इंडस्ट्री है। तो MDF का फ्यूचर, आप किसी भी स्टोर में जाइए, आइकिया में जाइए, वॉलमार्ट में जाइए, इंडिया में गोदरेज है, पेपर फ्राई है, अर्बन लैडर है, आपको सारा जो फर्नीचर मिलेगा MDF का ही मिलेगा या पार्टिकल बोर्ड का मिलेगा। ठीक है। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है, आपने कंजम्पशन में एक चेंज आइडेंटिफाई किया जहां से आपने सेक्टर को आइडेंटिफाई किया। ठीक है। अब आप सेक्टर को जब आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में 4-5 प्लेयर मिल गए जो कि लिस्टेड में है, तो आप क्या वो चारों में इक्वली इन्वेस्ट कर दिए, उसमें भी आपने शॉर्ट करके कंपनीज निकाली और उसमें ज्यादा एलोकेशन किया, और वो किस बेसिस पे किया? जो MDF हमने लिया उसमें सिर्फ 4 ही प्लेयर्स हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही लिस्टेड हैं। अच्छा। सेंचुरी प्लाई जो है दैट हैड अ मिनिस्क्यूल मार्केट शेयर। करेक्ट। लेकिन जो एक स्पेशल सिचुएशन हुई थी कि ग्रीन प्लाई से ग्रीन पैनल अलग हुआ था। ठीक है। तो एंड दैट वाज डेडिकेटेडली 100% इनटू MDF। ओके। उन्होंने एक बहुत बड़ा कैपेक्स किया था। ओके। तो हमने उसको आइडेंटिफाई जनवरी 2020 में किया था। हमने ऐड किए शेयर करीबन 60 रुपए में, और मार्च में वो शेयर धाराशाही होकर 28 रुपए हो गया। बट हमारी स्टडी पूरी थी तो हमने तब एलोकेट किया, भले ही हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने बाकी दूसरे जो हमारे ढीले स्टॉक्स थे उनको बेचा, और हमने इसमें अपने जो हमारा कंडीशन था इसको हमने ऐड किया। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया, क्योंकि आपका स्टडी इतना स्ट्रांग था, कन्विक्शन हाई था, तो आपको एक वही शेयर
₹60 के शेयर 28 में मिल गए तो आपने और उसमें पैसे डाल दिए। बिल्कुल जी। सही है। तो ये मैं भी बिलीव करता हूँ कि कंजम्पशन स्टोरी में अगर कुछ आपको आइडेंटिफाई करते हैं या कंजम्पशन चेंज, अगर पैटर्न चेंज होता है वहां से कोई डिमांड में चेंज आता है, तो वो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन करके कंपनी आइडेंटिफाई करना बहुत ही हिट रहता है। तो ये तो हुई आपकी जर्नी, आपकी स्टॉक थीसिस के बारे में, क्योंकि मार्केट का हाल बहुत बेहाल है अभी ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। तो दर्शकों ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में क्या करना चाहिए कपिल जी, अभी क्या स्थिति बन रही है? मार्केट जब लोएस्ट देखें तो 7500 से आज 18,600 तक ऊपर टॉप बनाया। एक लीनियर लाइन रही है, बट ये लीनियर ऐसे तो रहता नहीं है, अप एंड डाउन तो आते ही हैं। तो ये तो 2 साल में बहुत बेहतरीन साल रहे हैं। ये सबको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं, मोस्टली स्टॉक्स में मिले हैं। जिन कंपनीज ने एग्जीक्यूट किया उनको भी मिले हैं, जिन्होंने सिर्फ बात करी उन्होंने भी 10 गुना रिटर्न दिए हैं। तो आज इंडेक्स हमारा निफ्टी 18,600 से 15,100 पे आया है, और उसके बाद आज फिर 15,500 15,600 पे चल रहा है। तो 15% का फॉल ही आया अभी तक, 20%। तो ये तो आता रहेगा, और इसको तो हम नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके इंडेक्स में तो सिर्फ इतना फॉल आया, लेकिन हमारे स्टॉक्स में 40% 60% का फॉल आया है। तो आप सिर्फ टॉप को मत देखिए, आप सिर्फ टॉप को बेस क्यों बना लेते हैं? नहीं, सही है, लेकिन उनमें से कुछ इन्वेस्टर उनका ऐसे एक, हाँ, मेंटालिटी, एक मेंटल बायस है कि भाई टॉप ही हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि इतना तो ये टॉप हो गया। लेकिन अब इंडेक्स ही देख लीजिए, इंडेक्स तो बॉटम से भी सिर्फ 2.5 गुना ही बढ़ा है, जबकि आपके स्टॉक तो 10-10 गुना बढ़े थे, 5x 10x हुए थे। तो उस हिसाब से फिर फॉल भी उसी तरह से आया। नहीं नहीं, बहुत सही आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि फैग लास्ट में घुसते हैं मार्केट में, जो कि नीचे से जो तेजी आती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एडवाइस कि आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा फॉल आता है या तेजी आता है तो कैसे आइडेंटिफाई करें, और कहीं कैसे थोड़ा सा कैश हम लिक्विडेट करके हमेशा कैश में बैठे रहे? टाइमिंग इन द मार्केट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जो टाइम आपने मार्केट में दिया है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप 10-20 साल से इन्वेस्टेड रहते हैं तो श्योरली आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एक नो नथिंग इन्वेस्टर भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बना सकता है। ये आपने भी हमारे को यूट्यूब वीडियोस में इतनी बारी समझाया है, और बड़े अच्छे अच्छे जो मार्केट रूल्स हैं उन सब ने हमें बताया है कि हमारे को इंडेक्स में भी अच्छा एक 15%, 12 से 18% का रिटर्न मिल जाता है, जो एफडी से भी 3 गुना ज्यादा है। और वो क्यों मिलता है रिटर्न हमारे को? क्योंकि ये निफ्टी कंपनीज जो हैं दे आर द बेस्ट 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। अब अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 12 से 17% के करीबन आती है नॉमिनल, रियल जीडीपी ग्रोथ 12 से 13% आती है, तो वो कैसे आएगी जब हमारी निफ्टी बेहतरीन कंपनियां 18 से 20% ग्रो करेंगी? सही है। आज ईपीएस, हमारी निफ्टी की ईपीएस करीबन है 810 रुपए। अगर आप इसको 20% से भी अगले 6 साल में, 7-8 साल में कंपाउंड करते हैं तो करीबन 2300-2400 रुपए का ईपीएस आता है। तो इसको अगर हम 20 की पी ही भी देते हैं, 20 की पी का भी मल्टीपल देते हैं, तो करीबन 50,000 तो निफ्टी बनता है। तो अगर 6-7 साल में कुछ ना करके भी 15,000 से हम 50,000 पे आते हैं तो और क्या चाहिए? सही है। आपने अपने व्यूज शेयर किए। एक अंतिम प्रश्न आपके साथ आपसे ये है कपिल जी, कि जब जीडीपी की बात करते हैं हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्द हो जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल, कभी भी अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, हाँ, उसमें समय लगेगा, 5-6 साल का समय लगेगा, 5-6 साल का लगेगा, समय लगेगा। तो अब हमें पता है कि अब बहुत सारे नए सेक्टर्स उभर के आएंगे, बहुत सारी नई कंपनियां आएंगी, और इकोनॉमी जब इतना ग्रो करते तो स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा, इंडेक्स बहुत ज्यादा हम लोग को अप्रिशिएशन देगा। हमारे व्यूअर्स के लिए हमें पता है आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, लेकिन अपने होल्डिंग्स अगर आप थोड़ा डिस्कस करें, या आप कोई आइडिया दे कि आगे कौन सा सेक्टर लगता है इस इकोनॉमी में जब इतना बड़ा ग्रोथ आएगा, हम लोग जब 5 ट्रिलियन की बनेगी, वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए?
बहुत सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे बड़ा सेक्टर तो फाइनेंस सेक्टर है। बिना फाइनेंस सेक्टर के हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो नहीं बन सकते। तो एब्सोल्युटली। फाइनेंस सेक्टर में भी अब सिर्फ बैंकिंग ही एक वो नहीं है सेक्टर, उसमें भी इतने सारे सेक्टर्स बन गए हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, केस कंपनीज अलग हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अलग है, डिजिटल बैंकिंग अलग है। तो उनको आइडेंटिफाई करके उनमें थोड़ा सा एलोकेट करना चाहिए। फार्मा में भी हमारे पास बहुत सेक्टर्स हैं। अब फार्मा के अंदर 12 सेक्टर्स हैं। जेनेरिक्स है, यूएस फॉर्मुलेशन है, जेनेरिक एक्सपोर्टर्स हैं, इंजेक्टेबल्स है, हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स हैं, सीडीएमओ प्लेयर्स हैं। तो इनमें हमारे को कैंसर रिसर्च का, ऑन्कोलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप लगता है, क्योंकि जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस से हमारा एक कैंसर एक बहुत ही भयानक रूप कर लिया है और काफी लोग इससे पीड़ित हैं। तो कंपनीज काफी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो प्रिसीजन मेडिसिन एंड कैंसर में भी एक अच्छा स्कोप बनता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट का बहुत ट्रस्ट रहा है। डिफेंस सेक्टर इंडिया चाहता है कि मेक इन इंडिया हो, तो डिफेंस सेक्टर में एक बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। और आगे इन्होंने गवर्नमेंट ने सिर्फ बात नहीं करी है, काफी इन्वेस्ट करने का ये काफी एक बहुत बड़ा बजट भी एलोकेट अभी किया है और कंपनीज को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी दिए। सही है। ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ईवी बहुत जो डेवलपिंग, हाँ। जो बहुत, हाँ बहुत तो उसमें कौन सी कंपनीज करेंगी? सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं, जो B2C नहीं, जो एक हाँ, छोटे छोटे एंसिलरीज हैं। हाँ, ऑटो की जब बात करते हैं तो एंसिलरीज में बहुत ज्यादा वैल्यू दिखता है आने ग्रीन वाला। हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सेक्टर 5-7 साल में उभर के आएगा। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा लिस्टेड स्पेस में ज्यादा प्लेयर नहीं मिलते हैं क्लीन हाइड्रोजन में। नहीं, काफी कंपनीज काम कर रही हैं, पता मतलब नहीं नया चलता। कैपेक्स, हाँ, पता नहीं चलता है, करेक्ट। काफी कंपनीज काम कर रही हैं और 2-4 साल में सब क्लियर होगा। और अगर आप पहले ही उसमें इन्वेस्टेड हैं तो फिर वो उस ग्रीन हाइड्रोजन के डिवीजन को डीमर्ज कर देंगी। हाँ, जो कि हम लोग अभी बात सुन रहे हैं कि शुगर में ताकि इथेनॉल डिवीजन को शुगर कर इथानॉल, दिया है। इथानॉल एक बहुत, यहाँ तो इथानॉल की उन्होंने अलग से करी है करेक्ट। डीमर्ज। राइट। तो जाते जाते, जैसे आपके पिताजी ने आपको 4 मंत्र दिए थे, कुछ अलग मंत्र या कुछ ऐसा टिप्स या कुछ ऐसा आइडिया आप हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे? देखो, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहला मंत्र है, जो नया इन्वेस्टर है, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहें। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे को आप नमस्ते कीजिए और एक रिसर्च कीजिए। जो आपको रिसर्च से कन्विक्शन बिल्ड होती है और उसके बाद आप एलोकेट करते हैं, तो गिरी हुई मार्केट से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आपको ये डिस्काउंट का सीजन है, अगर आपको 30-40% डाउन में मिल रहे हैं स्टॉक्स, तो फिर उससे अच्छा क्या है। कपिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, आइडियाज शेयर किए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा। बहुत जल्द वापस आपसे व्यू लेंगे जब मार्केट शायद नया हाई वापस बना ले। बिल्कुल विष्णु जी, अब बहुत मजा आया आपसे भी बात करके। आपके भी हम वीडियोस देखते हैं, आपके वीडियोस से भी हम सीखते हैं। और जैसे आपने आईपीओस का भी बारे में बताया था, तो बहुत अच्छे आपके व्यूज थे एंड आई अप्रिशिएट दोस व्यूज। धन्यवाद, धन्यवाद फॉर दिस काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर कपिल आहूजा, जिन्होंने अपने मार्केट के वैल्यूएबल लर्निंग्स का हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने ये बताया कि पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखिए, कोई भी स्टॉक में कन्विक्शन रखिए और इन्वेस्ट करके बने रहिए। एटलीस्ट 5 से 10 साल लॉन्ग टर्म सोचिए। और एक ज़रूरी एडवाइस जो उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग से दूर रहिए, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने हैं तो ट्रेडिंग मत करिए, पेशेंस रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उनके लर्निंग से हम और आप दोनों कुछ ना कुछ सीख पाएँ और अपने इन्वेस्टमेंट में इसे इम्प्लीमेंट करके हम भी शायद नेक्स्ट मल्टी बैगर को खोज पाएँ और अपने हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो, ऐसे कुछ नए अच्छे पर्सनैलिटीज़ को लेके आऊँ तो आप तक सही समय पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टॉक टॉक्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बने रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।